Hello everyone, my name is Pallavi Pramanik and you are watching the Code Crowd। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स और हमने कोड के ज़रिए भी समझा था कि ऑपरेटर्स को हम कब कौन सा ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। सो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट का कंसेप्ट हम दो वीडियो में पढ़ाएंगे। तो पहले हम कंट्रोल स्टेटमेंट में डिसीजन स्टेटमेंट आज पढ़ेंगे और कल हम लूपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। ओके, सो कंट्रोल स्टेटमेंट बाय इट्स नेम हमें समझ में आता है कि अगर हम किसी पीस ऑफ कोड को एक कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर अगर बंद रखे तो वो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड उस कंट्रोल स्टेटमेंट पर उस स्टेटमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत टाइप के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कि डिसीजन स्टेटमेंट। डिसीजन स्टेटमेंट का काम होता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए या फिर आगे वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं, ये उस डिसीजन स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो आ जाता है कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो ये भी आपका पर्टिकुलर आपके क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, आपके एज पर डिपेंड करता है, आप इंडिया के सिटीजन हो, सिटीजनशिप आपके पास है कि नहीं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो इन सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं वोटिंग के लिए। ठीक है। आपको और कुछ एग्जांपल्स अगर हम ले लें तो कभी कभी हम डिसीजन बनाते हैं कि हमें आगे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। तो हम कभी कभी अपने कॉलेज को चूज़ करने के लिए हमने 12th के मार्क्स पर बेसिस देखते हैं कि हमारा 12th का कितना मार्क्स है, उस हिसाब से हमें कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए या फिर कौन सा आगे करियर चूज़ करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे आप इंटरेस्टेड हो। आपका मार्क्स मतलब कौन से करियर में आपका जो 12th का मार्क्स या फिर आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने कितना स्कोर किया, उस हिसाब से जेईई या फिर गेट के एग्ज़ाम पे आपने कितना स्कोर किया, उस हिसाब से आप कॉलेजेस को चूज़ करते हो, ब्रांचेस चूज़ करते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो किसी ना किसी चीज़ के हिसाब से हम आगे का कंडीशन, आगे का जो डिसीजन बनाते हैं। तो इसीलिए इनको हम डिसीजन स्टेटमेंट कहते हैं। क्या क्या आता है डिसीजन स्टेटमेंट में हम वो आगे पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिसीजन स्टेटमेंट के बाद आता है हमारा लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट, तो लूप बाय द वर्ड लूप हमें समझ में आता है कि लूप पर्टिकुलरली यूज होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर कोड को एक सर्टेन टाइम के लिए रन कराना हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम मैनुअली एक पर्टिकुलर कोड को बार बार रन करें, क्योंकि हमें पता नहीं कि किन किन कंडीशंस पे ये रन होना चाहिए या फिर कितना 1000 टाइम अगर हमको किसी कोड को रन करना होगा तो डेफिनेटली हम 1000 टाइम system.out.println नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि इससे टाइम भी बहुत लगने वाला है और ये एफिशिएंट भी नहीं होने वाला कोड। तो इसीलिए इन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लूप स्टेटमेंट का। ये बहुत ही ज़्यादा इजी और एफिशिएंट बनाता है हमारे कोड को। लास्टली आता है हमारा ब्रांच स्टेटमेंट। तो ब्रांच स्टेटमेंट में हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ओके, सो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में हमारा आता है कि हम लूप स्टेटमेंट को कैसे कंट्रोल करें। ओके, उसके लिए हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट में भी क्या क्या आता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग से। ओके, सो डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला हमारा आता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, देन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसको हम लैडर भी कहते हैं,
नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जहां हमें एक पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरा इफ स्टेटमेंट हमें यहाँ एग्जीक्यूट करना होगा, तो हम यहाँ इसको नेस्टेड लूप कहेंगे, क्योंकि नेस्टेड इफ कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कि हम किसी डिसीजन को लेने से पहले हमारा मल्टीपल कंडीशंस ट्रू होना चाहिए, तो ही हम उस पर्टिकुलर डिसीजन पे रीच करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा वोटिंग का, ठीक है, तो वहाँ पर पहले आप चेक करोगे कि आपका एज 18 से ऊपर है कि नहीं। ठीक है, तो एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। दूसरा आप कंडीशन चेक करोगे कि आप इंडियन है कि नहीं। ठीक है, तो आप इंडियन होने चाहिए, तो ही जाकर यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ का। ओके, हम प्रैक्टिकली हम करेंगे। फिर आता है हमारा स्विच केस। स्विच केस को भी हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशंस ऐसे डिसीजन मेकिंग के लिए ही, कि कौन सा केस हमारा ट्रू होता है, उस हिसाब से हम पर्टिकुलर कोड को या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ प्रिंट कराते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का। ओके, तो हाँ, लेट्स सपोज यहाँ पर एक वेरिएबल हमने लिया, एज ऑफ अ पर्सन इज इक्वल्स टू 34। तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो हम यहाँ पर इफ़, ये होने वाला इसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स इफ़ का, इफ़ पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे, लाइक सपोज एज ऑफ पर्सन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये हमारा स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया होता है वोटिंग का, और उस केस को, उस कंडीशन को हम इसके अंदर डालेंगे, और हम क्या करेंगे, जो कुछ भी हमें प्रिंट कराना है स्क्रीन में, वो हम यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। तो हम यहाँ पर कराएंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो हम ये प्रिंट करा देंगे। ओके, तो हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ प्रिंट का सिंटेक्स एरर हो गया है। कुछ चीज़ें हमें नोटिस करनी चाहिए कि हम हमेशा कभी कभी क्या होता है ना, सेमीकोलन को भूल जाते हैं लगाना, तो ये सब हमें ध्यान देना होता है। छोटे मोटे सिंटेक्स एरर, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर आ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर हम यहाँ पर बिलो 18 देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम 14 दे रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, कंडीशन हमने एक ही लगाया, कुछ नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि इसके लिए हमने कुछ डाला ही नहीं। तो अगर हमारा एक कंडीशन ट्रू नहीं होता है, उसके बाद भी अगर हम कुछ यूज़र को मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं, तो हम वहाँ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट मतलब उस कंडीशन के अलावा दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम ये मैसेज ड्रॉप करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कि अगर आप 18 से आपका एज कम है, ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है कि 18 या 18 से एज आपका कम है, तो आप एलिजिबल नहीं हो वोटिंग के लिए। ओके, बस अब हम इस कोड को रन करेंगे और देखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर हम फिर से अगर चेक करें, 64 हमारा यहाँ पर एज है, एज ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर हो गया हमारा एलिजिबल फॉर
वोटिंग, ठीक है। एक हमारा आता है इफ एल्स इफ। तो एल्स इफ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एल्स इफ जनरली हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल एल्स इफ हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ओके, स्कोर फॉर एग्जांपल, हम यहाँ एक स्कोर वेरिएबल लेते हैं जहाँ पर हम देखेंगे, जहाँ पर लेट्स सपोज एक कॉलेज है जहाँ का एडमिशन है, अगर हम क्राइटेरिया देखा जाए तो अगर जिस बच्चे को 85 से ऊपर का मार्क्स आता है उसको हमें साइंस मिलेगा 10th में। ओके, ये कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो एक पर्टिकुलर कॉलेज है और हमें 12th में ऐसा या फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा स्कोर करना है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में अगर हमारा 85 से ऊपर मार्क्स आता है एंट्रांस एग्ज़ाम में, तो हम वहाँ तीन सब्जेक्ट को साथ ही साथ पढ़ सकते हैं। या फिर अगर हमारा 60 से 85 के बीच में आता है तो हम 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। या फिर अगर हमारा 60 से बिलो मार्क्स आता है तो हम 1 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं। तो स्कोर हमारा अगर 65 है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं कि क्या हमारा स्कोर 85 से ज़्यादा है, तो यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एल्स इफ में हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे, जो कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस रहें तो इस तरीके से हम पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको इफ में डालेंगे, फिर जो दूसरा है उसको यहाँ पर डालेंगे। तो हम चेक करेंगे क्या हमारा स्कोर लेस देन 85 एंड यहाँ पर हम एंड का इस्तेमाल करेंगे और स्कोर इज ग्रेटर देन 60 है, देन यू आर एलिजिबल फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स। अब ना ही आपका स्कोर 85 से ऊपर है और ना ही आपका स्कोर 60 से ऊपर है, तो इसका मतलब आपका स्कोर कहीं ना कहीं 60 से अंदर ही है, 60 से कम ही है। तो इस कंडीशन में हम लगाएंगे लास्ट जो भी इसके अलावा जो भी स्कोर होने वाला, यानी 1 से लेकर 60 तक, तो उस केस में हमारा होगा कि यू आर एलिजिबल फॉर ओनली 1 सब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो हमने स्कोर यहाँ पर 64 पास कर रखा है, ठीक है। तो 64 बेसिकली 60 और 85 के बीच में आता है। तो यस, यू आर एलिजिबल फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स। हम यहाँ पर 90 डाल के देखते हैं, ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स अगर आपका स्कोर 90 है। अगर आपका स्कोर 45 है तो यू आर एलिजिबल फॉर ओनली 1 सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ एल्स इफ के साथ। अब आता है नेस्टेड लूप। तो इसको हम लोग फिर से वोटिंग के एग्जांपल से देख लेते हैं। नहीं, इसको हम अगेन इसके कॉलेज एडमिशन के एग्जांपल्स हम देखेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्कोर भी 85 से ऊपर आना चाहिए और 12th
या फिर हम परसेंटेज देख लेते हैं। परसेंटेज को हम मान लेते हैं कि हाँ 12th की परसेंट की बात हो रही है। 12th का परसेंट भी हमारा 60 से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 67 लगाते हैं। तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ही, सिर्फ तो ही हम उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि क्या हमारा 12th का परसेंटेज 60 से ऊपर, ये 60 या 60 से ऊपर है, तो हम अगले कंडीशन पे जाएंगे। अगर हमारा 12th में 60 से बिलो है तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। लेकिन अगर आपका 60 से ऊपर है 12th का ग्रेड, तो हम आगे चेक करेंगे आपका कॉम्पिटिटिव या एंट्रांस एग्ज़ाम में आपका कितना स्कोर है। तो वो भी हम स्कोर चेक करेंगे कि क्या वो स्कोर, लेट्स सपोज 70 हम यहाँ रख लेते हैं कि 70 से ऊपर है कि नहीं। अगर 70 से ऊपर है तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे यू आर सिलेक्टेड। Congrats, you are selected. Okay. Otherwise, यहाँ पर हम इस if के साथ हमारा ये else स्टेटमेंट लग रहा है। ये जो else स्टेटमेंट इस if स्टेटमेंट के अंदर है, मतलब इस if स्टेटमेंट और ये else स्टेटमेंट हमारा साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे system.out.println। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे you are not selected। सेमीकोलोन लगाना ना भूलें, क्योंकि विदाउट सेमीकोलोन यहाँ पर कोड नहीं रन होने वाला। ये इफ स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो गया। अब हम इस इफ स्टेटमेंट के लिए एक एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, जो कि यहाँ पर होने वाला है। अगर हमारा परसेंटेज ही 60 से कम है तो हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे system.out.println you are not eligible। अगर आपका परसेंटेज ही 60 से कम है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम अलग अलग नंबर्स को यूज़ करके यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होता है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं इसके साथ। प्रिंट ओके, सिस्टम का एस कैपिटल में होना चाहिए। आर नॉट सिलेक्टेड, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है, इनका परसेंटेज तो 67 से ऊपर है, तो ये एलिजिबल तो है, लेकिन इनका स्कोर 60 से कम है, इसीलिए एलिजिबल भले ही है लेकिन वो सिलेक्टेड नहीं है उस कॉलेज के लिए। तो अगर हम यहाँ पर स्कोर हम दे देते हैं 67, स्टिल स्कोर हमारा 70 से ऊपर होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या होता है। कंग्रेट्स, यू आर सिलेक्टेड। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं जहाँ पर हमारा स्कोर और परसेंटेज दोनों कम है, ठीक है।
यू आर नॉट एलिजिबल। आप उस आप उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही एलिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स और या फिर एल्स इफ एल्स। तो इस तरीके से हमने अलग अलग इफ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखा। अब आता है हमारा स्विच, और स्विच के बाद हमारा डिसीजन स्टेटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्विच का देखते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कोड हम हटा देते हैं। सिंपल ये जावा का बॉयलर प्लेट कोड है। तो हम यहाँ पर लेते हैं इंट डे इज इक्वल्स टू 2, एक वेरिएबल लेते हैं डे। ओके, इसको हम इनिशिएट करते हैं 2 से। हम यहाँ स्विच लगाते हैं, डिफाइन करते हैं इसको 2 से। ठीक है, स्विच लगाते हैं जिसके अंदर हम पास करेंगे डे। ठीक है, इसका एक बेसिक सिंटेक्स हम बता रहे हैं, और इसके बाद हम केस डिफरेंट केस हम देखेंगे। अगर केस 1 है, या इसका मतलब यहाँ पर केस का मतलब हो रहा है डे का वैल्यू क्या होगा। केस किससे रेफर होता है यहाँ पर, डे से, या डे का जो वैल्यू रहेगा वही पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर केस 1 है, तो हम प्रिंट करेंगे system डॉट आउट डॉट println, और हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे जैसा वीक का पहला डे होता है संडे, हम यहाँ पर संडे प्रिंट कराते हैं इस तरीके से। ओके, फिर हम ब्रेक करा देंगे पर्टिकुलर इस स्विच केस स्टेटमेंट्स को, क्योंकि हमें हमारा जो केस मिल गया उसको हमने प्रिंट करा दिया। अब आगे इसको एग्जीक्यूट करना नहीं है, क्योंकि इससे खामखा हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, टाइम भी वेस्ट होगा। फिर हम आते हैं केस 2 पर। ठीक है, केस 2 में हम यहाँ मंडे कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा केस 3। ट्यूसडे कर लेते हैं। केस 4, वेडनेसडे कर लेते हैं। केस 5 हम कर लेते हैं यहाँ पर थर्सडे। यहाँ केस 6। ठीक है, केस 6 में हम कर लेते हैं फ्राइडे, और यहाँ पर आखिरी जो हमारा केस है वो केस 7, उसको हम लोग कर लेते हैं सैटरडे। तो चलिए रन करके देखते हैं। मंडे। ठीक है, तो यहाँ पर और भी हम अलग अलग डेज को ऐसे रन करा के देख लेते हैं। थर्सडे 7 रन करा के देख लेते हैं। सैटरडे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ 1 से लेकर 7 तक कोई भी वैल्यू देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर 9 दे दिया तो क्या होगा, क्योंकि यूज़र से हम गलती एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यूज़र ने गलती से कोई और यहाँ पर नंबर डाल दिया तो हम क्या करेंगे। तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ प्रिंट करा के यूज़र को बताना है कि गलती कहाँ हुई है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट केस, कि अगर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ
तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, अब हम कर सकते हैं इसको रन। ठीक है, इसे 9 है तो यहाँ पर इनवैलिड इनपुट आएगा एज आउटपुट। प्रिंट आ गया इनवैलिड इनपुट। बस इस तरीके से हमने यहाँ पर इफ़ एल्स और डिसीजन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया। अब अगला आता है जो हमारा लूप स्टेटमेंट। तो लूप स्टेटमेंट के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसमें भी हम क्योंकि लूप से बहुत सारा कोड बनता है, इनफैक्ट डीएसए में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है लूप्स का, मेजर इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा। तो उसको हम लोग और भी ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे कि मैंने कहा, ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो होता है वो लूप्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो पहले हम लूप्स पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे एक ही सेम वीडियो में, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज टाइम। इस तरीके से आप लोग साथ में बने रहिए, और भी हम इंटरेस्टिंग जैसे ही हमारा मेथड तक कंप्लीट हो जाएगा हम क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज हमने कंट्रोल स्टेटमेंट का डिसीजन स्टेटमेंट हमने पढ़ा, कैसे हम इफ़ एल्स, फिर इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हमने स्विच केस के बारे में पढ़ा, कैसे हम डिफरेंट केसेस हमारे पास हो तो हम किसी पर्टिकुलर केस पे हम कौन सा स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमने कोडिंग भी करके देखा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम लूपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।